12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, 3 साल के औसत पर मिलेंगे अंक। जी हां, आपको बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के अंक देने का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 वर्षों के औसत अंक के आधार पर 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। यह तय किया गया है कि छात्रों को 10वीं, 11वीं और 12वीं में मिले हुए अंकों के औसत के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 10वीं की परीक्षा के 5 प्रमुख विषयों में सबसे अधिक अंक देने वाले 3 विषय, 11वीं की परीक्षा के सभी विषय और 12वीं में स्कूल की तरफ से किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अंक को जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 10वीं के लिए 30%, 11वीं के लिए 30% और 12वीं के लिए 40% अंक दिए जाएंगे। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने कहा, महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्तों के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां, महाराष्ट्र में अगले 2 से 4 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कोविड के लिए बने हुए स्टेट टास्क फोर्स ने ये चेतावनी दी है। टास्क फोर्स का कहना है कि तीसरी लहर का बच्चों पर खास असर नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक में ये अनुमान लगाए गए हैं। टास्क फोर्स ने संकेत दिए हैं कि तीसरी लहर में कुल मामलों की संख्या दूसरी लहर में एक्टिव केस के साथ दोगुनी हो सकती है। फोर्स का मानना है कि एक्टिव केस की संख्या 8 लाख तक पहुंच सकती है। यह भी आशंका है कि 10% मामले बच्चों या युवा वयस्कों से जुड़े हुए हो सकते हैं। 120 दिनों में पूरी तरह खुल जाएगा थाईलैंड। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के वैक्सीन लगने का नहीं कर सकते इंतजार। जी हां, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने कहा कि उनकी योजना 120 दिनों में थाईलैंड को विदेशी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोलने और पर्यटन पर निर्भर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अक्टूबर की शुरुआत तक ज्यादातर नागरिकों को टीके की कम से कम एक खुराक देने की है। एक राष्ट्रीय संबोधन में प्रयुत ने कहा कि कुछ पर्यटन स्थलों को व्यापक रूप से फिर से खोलने की तुलना में बिना किसी क्वारंटीन के पूरी तरह से टीकाकरण वाले विजिटर्स के लिए तैयार होना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य जुलाई से 1 महीने में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। इस साल के लिए टीकों की 105.5 मिलियन खुराक का ऑर्डर दिया गया है, जो कि देश के लक्ष्य से अधिक है। नोवावैक्स वैक्सीन का वयस्कों पर प्रभावी असर देखने के बाद अब बच्चों पर जुलाई में परीक्षण कर सकती है सीरम इंस्टीट्यूट। जी हां, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का भारत में एस्ट्राजेनेका के सहयोग से तैयार कर रही पुणे स्थित देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की योजना अब नोवावैक्स वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल करने की है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जुलाई के महीने में सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स वैक्सीन का बच्चों के ऊपर परीक्षण कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट देश में सितंबर तक अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन के आने की उम्मीद भी कर रही है। बिहार में 93,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। 17 जुलाई तक नहीं किया ये काम तो जाएगी नौकरी, सैलरी भी वापस ली जाएगी। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में नौकरी का घोर संकट आ गया है। अब बिहार में कोरोना संकट के दौर में 93,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। अगर इन शिक्षकों ने 17 जुलाई तक अपने सर्टिफिकेट NIC पोर्टल पर अपलोड नहीं किए तो इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा कि अगर 17 जुलाई से पहले शिक्षकों ने पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो उनकी नौकरी को फर्जी मानते हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अभी तक नौकरी के दौरान जितना वेतन पाया है उसकी भी रिकवरी की जाएगी। ट्विटर से गतिरोध पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा किसी प्लेटफॉर्म को नहीं करना चाहते बैन, लेकिन कानून का तो पालन करना होगा। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये साफ करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत आधी सरकार ट्विटर पर है तो ये जाहिर होता है कि हम निष्पक्ष हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन नियम तो नियम होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आपको कानून का पालन तो करना ही होगा। रविशंकर ने कहा कि हम सभी मैसेज को डिस्क्रिप्टेड नहीं करना चाहते। यह मेरा शब्द है कि सभी ऑर्डिनरी व्हाट्सएप यूजर इसे जारी रखें, लेकिन अगर कोई कंटेंट वायरल होता है तो इसकी वजह से मॉब लिंचिंग, दंगा या फिर महिलाओं को बिना किसी कपड़े के दिखाने या फिर बच्चों का यौन शोषण होता है तो
इन सीमित कैटेगरी में आपसे यह पूछा जाएगा कि किसने यह दुस्साहस किया है। यूपी में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करते मिले 2413 शिक्षक, आगरा में सामने आए सबसे ज्यादा मामले। जी हां, यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में कार्यरत 2413 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करते हुए मिले हैं। विभाग ने पिछले 3 साल में इन 2413 शिक्षकों को चिन्हित किया है। इनमें से फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले 2336 शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ ही करीब 1883 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। विभाग के अनुसार बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये सभी शिक्षक अलग अलग जांच में पकड़े गए हैं। असल में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला 2018 में तब शुरू हुआ जब एसआईटी ने एक जांच में आगरा विश्वविद्यालय की 4000 से अधिक डिग्री को जांच में गड़बड़ पाया था। इनकी सूची सभी विभागों को भेज दी गई थी। जांच शुरू हुई तो बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने नौकरी के लिए इन फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। आरबीआई की रिपोर्ट, कोरोना के दूसरे वेव से इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए का झटका। जी हां, कोविड की दूसरी लहर भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद कठिन रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि कोरोना के दूसरे वेव से इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। आरबीआई के मुताबिक दूसरी लहर के परिणाम स्वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आर्थिक उत्पादन के नुकसान का जीडीपी के साथ सीधा संबंध नहीं हो सकता, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ नुकसान की ओर इशारा करता है। नेपाल में लगातार बारिश के चलते बिहार के इन 9 जिलों में बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ की 10 टीमें अलर्ट मोड पर। जी हां, पिछले कुछ दिनों से नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान आ गया है। राज्य की ज्यादातर नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अगर यही आलम कुछ और घंटे तक रहा तो राज्य के तमाम शहरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार न तो मौसम विभाग और न ही सरकार को इस बात का अंदाजा था कि जून महीने के दिनों में इतनी तेज बारिश होगी। बावजूद इसके सरकार ने बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य के अधिक बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इन टीमों को अररिया, किशनगंज, पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया और सुपौल में तैनात किया जाएगा। पशुपति पारस निर्विरोध चुने गए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार से भी मिलने जाएंगे। जी हां, चिराग पासवान के नेतृत्व से बगावत करने वाले 5 सांसदों की मौजूदगी में सूरजभान सिंह के घर पर एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को निर्विरोध रूप से एलजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की औपचारिक घोषणा भी हो गई है। जानकारी के अनुसार लोजपा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति कुमार पारस सीएम नीतीश कुमार से भी मिल रहे हैं। हालांकि अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों की मुलाकात किस मामले पर है। वैश्विक गरीबी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। कहा, देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पीएम मोदी का गलतियां मानना जरूरी। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वैश्विक गरीबी के वृद्धि को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत दोबारा पहले की तरह तभी खड़ा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों को मान लेंगे और विशेषज्ञों से मदद मांगेंगे। राहुल ने कहा कि इस तरह चीजों को अनदेखा करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने गरीबी पर वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में वैश्विक गरीबी में वृद्धि में 57.3% कारण कोरोना महामारी की है, जो कि मोदी सरकार के महामारी कुप्रबंधन का परिणाम है। लेकिन हमें अभी भविष्य देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश का पुनर्निर्माण तभी होगा जब पीएम मोदी अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और विशेषज्ञों से राय मांगेंगे।
भोपाल में मिला कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस। देश में अब तक सिर्फ इसके हैं 6 मरीज। माना जा रहा है ये बेहद है संक्रामक। जी हां, आपको बता दें कि देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बदलते वेरिएंट में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। अभी तक लोग सामान्य कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, अब उन्हें कोरोना के अब तक के सबसे खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस सामने आया है। राजधानी के बड़खेड़ा पठानी में रहने वाली 65 साल की एक महिला में यह वेरिएंट मिला है। यह दूसरी लहर में आतंक मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 का ही बदला हुआ स्वरूप है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। वैक्सीन लगवाओ और फ्री में मोबाइल रिचार्ज करवाओ, बीजेपी विधायक का ऑफर। जी हां, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए यहां एक तरफ सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं अब एक बीजेपी विधायक ने अनोखा ऑफर निकाला है। बीजेपी विधायक ने ऑफर दिया है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो भी वैक्सीन लगवाएगा वो खुद उनका मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे। भोपाल की बैरखिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक विष्णु खत्री ने घोषणा की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी शख्स 30 जून तक वैक्सीन लगवाएगा उसका मोबाइल रिचार्ज करवाया जाएगा। यही नहीं, जो भी पंचायत 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेगी उसे विधायक निधि से 20 लाख रुपए का फंड विकास कार्यों के लिए अलग से दिया जाएगा। कार बाइक वाले यहाँ ध्यान दें, देश में एक जैसा होगा पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। QR कोड में दर्ज होगी डिटेल्स। जी हाँ, आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर अब आपके वाहन का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी देश में एक जैसा होगा। नई व्यवस्था के तहत इसकी ढेर सारी खूबियां होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य प्रारूप बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। PUC डेटाबेस को नेशनल रजिस्टर सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि आपके वाहन की डिटेल्स के साथ इसके पॉल्यूशन कंट्रोल की स्थिति भी सरकार के पास रिकॉर्ड रहे। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव के बाद PUC फॉर्म पर QR कोड छपा होगा जिसमें वाहन मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का विवरण दर्ज होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले PUC सर्टिफिकेट के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून 2021 को अधिसूचना जारी की है। ट्विटर विवाद में अब खुद ही ममता बनर्जी, कहा केंद्र ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर सकती इसीलिए उसे बुलडोज करना चाहती है। जी हां, देश में ट्विटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बंगाल की CM ममता बनर्जी ट्विटर के पक्ष में खड़े हुई दिखाई दे रही हैं और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल करना चाहती है और चूंकि वे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इसलिए उन्हें बुलडोज करना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर सकती इसलिए वे उन्हें बुलडोज करना चाहते हैं। इसी तरह से वे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए वे मेरी सरकार को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इसे रोकना चाहिए लेकिन इसका एक दिन अंत होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार का विरोध करती रही हैं और अब ट्विटर के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय के बाकी हिस्सों, पंजाब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। खबरों के बाद अब वक्त है दिन की शुरुआत अच्छी करने का और कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से की जाए तो दिन आनंद और ऊर्जा के साथ बीतता है। जियो न्यूज की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आपके दिन को थोड़ा अच्छा करने की, तो आपके लिए पेश है आज एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला मोटिवेशन। कुछ भी असंभव नहीं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और वो भी सोच सकते हैं जो अब तक नहीं किया गया। तो आप अपने लक्ष्य को छोटा छोटा पहले बनाइए और उसको पूरा कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने बड़े लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।